नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय यादव पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मस्त होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का। मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछली क्लास में कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति करेंगे। तो फिर आज हम करने वाले हैं मनी सप्लाई। बिना किसी देरी किए चलिए फिर करते हैं शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई। क्या होती है मनी सप्लाई? पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया? आरबीआई। जो आरबीआई होती है उसका काम क्या होता है आपको मैंने बताया पिछली क्लास में। और अब हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा की सप्लाई यानी मुद्रा पूर्ति। जो मुद्रा पूर्ति होती है कैसी होती है? जो हमारे देश में जितनी भी मुद्रा है आपने देखा होगा, बैंकों में लोगों के पास हो गई या फिर आरबीआई में जो बैंक जमा कराती हैं, ये सब क्या है? ये सब मुद्रा पूर्ति का एक पार्ट है, यानी मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत आता है। हमारे देश में जितने भी मुद्रा मतलब चलन में है, चाहे जितने भी मुद्रा हैं, क्या या फिर बैंक में हो या ऑफिस में हो या किसी पर्सन के पास हो, ये सब क्या है? ये सब मुद्रा पूर्ति का विषय है और विषय के साथ साथ उसका एक पार्ट भी है। ठीक है, आज मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है तो कोऑपरेट करेंगे सभी। तो मुद्रा पूर्ति में क्या क्या आता है? करेंसी। जो करेंसी होती है क्या होती है? नोट हो सकता है या फिर कॉइन हो सकती है। डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उसके बाद हम जब चाहें जब उसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, टाइम डिपॉजिट इन द बैंक यानी इन टू बैंक। जो मान लो आप इन बैंक में हम जमा कराते हैं, क्या कराते हैं? टाइम डिपॉजिट, यानी किसी फिक्स समय के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए हम धनराशि जमा कराते हैं, 4 साल 5 साल, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट कहते हैं हम, एफडी वगैरह कहते हैं, उस टाइप में। ठीक है, अब आता है सेविंग डिपॉजिट इन बैंक, यानी जो सेविंग डिपॉजिट यानी हमारा बचत खाता होता है, हम उसे बैंक में जमा कराते हैं। ये भी क्या होता है? ये सब सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट होता है, यानी मुद्रा पूर्ति का विषय होता है, उसके अंतर्गत होता है ये सब चीज़ें। इसके बाद क्या आता है? टाइम डिपॉजिट इनटू बैंक। ये मैंने आपको करवा दिया। टाइम डिपॉजिट जो कि क्या है? तो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए है। ये बैंक नहीं है, यहाँ पे ऑफिस होगा। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस होगा। पोस्ट ऑफिस। बैंक डिपॉजिट इनटू आरबीआई, जो बैंक आरबीआई में डिपॉजिट कराती है वो भी हमारा ये सब। अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, जो हम अदर डिपॉजिट इन आरबीआई में कराते हैं, सब क्या है? मुद्रा पूर्ति है। हमारे देश में यानी किसी देश में टोटल मनी जितनी भी मनी होगी सब क्या होगी? मुद्रा पूर्ति का विषय है, यानी मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत आती है। और जो हमारी क्या मनी मुद्रा को नापने के हमारे पास कितने लेवल है? 5, यानी मनी सप्लाई लेवल, यानी कि मुद्रा पूर्ति के जो मापेंगे हम 5 लेवल के थ्रू मापेंगे। और जो हमारे पास 5 लेवल होंगे हम किस तरीके से मापेंगे आइए समझते हैं। पहला होता है M0, फिर होता है M1, M2, M3, M4, ये 5 लेवल हैं। अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम M0 के अंतर्गत क्या आता है? रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व मनी, नोट बैंक, सॉरी, क्या आता है? रिजर्व मनी। M1 क्या आता है? नैरो मनी, जिसे हम संकुचित मुद्रा कहते हैं हिंदी में। और रिजर्व मनी को क्या कहते हैं हम हिंदी में भी? रिजर्व मुद्रा कहते हैं। और M3 में क्या आता है? ब्रॉड मनी, यानी कि विस्तृत मनी, यानी विस्तार मनी। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्मूला आते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, आपको ये सेम टू सेम अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। और उसके बाद पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी करना। क्या होता है? M0 लिखवाया मैंने, रिजर्व मनी, यानी कि अब मैंने M0 फॉर्मूले में क्या क्या होगा? करेंसी होगी, उसके बाद बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, उसके बाद क्या होगा? अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। जो भी हमारे पास आरबीआई के पास जो भी हम जमा करेंगे, या फिर बैंक हो या अदर डिपॉजिट हो, प्लस करेंसी। M0 में 3 आते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या आता है? M1 में आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट इनटू बैंक एंड अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। इसमें कंफ्यूज ना हो, सेम अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, बट यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर आरबीआई है तो यहाँ पर बैंक है, इन बैंक बट करेंसी। ठीक है, अब M2 आता है हमारे पास। M2 में क्या आता है? M1, यानी कि करेंसी, बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। और प्लस में क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। अब M3 आता है हमारे पास। M3 में क्या है? M1 सेम वही 1 2 3 प्लस
टाइम डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि फिक्स समय के लिए जो बैंक में धनराशि जमा कराई जाती है। हमारे पास आता है M4। M4 क्या है? M1 प्लस डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। नोट करिए फटाफट। हाँ जी भाई, हो गया नोट। अब हम करेंगे मुद्रास्फीति। क्या होती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जानेंगे क्या होती है मुद्रास्फीति, हम किसे कहते हैं मुद्रास्फीति, और ये किस तरीके से आती है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, किस कारण आती है, सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। घबराए ना। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कई बार, मैं आपको वही करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या होती है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। जैसा कि आपने देखा होगा, आप पहले पार्ले जी के बिस्कुट लेते थे, 2 रुपये का आता था, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, आज 5 का हो गया। इन फ्यूचर में भी 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे जब हम कीमत यानी मुद्रा की स्फीति आएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? चीज़ों को कम खरीदना शुरू करेंगे, यानी कि लोगों के पास पैसा तो होगा नहीं और महंगाई इस कदर होगी अपने हाई पीक पर। तो इससे क्या होगा? लोग अपनी क्रय शक्ति को कम करेंगे, यानी कि चीज़ों को कम खरीदेंगे। और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी, आप चीज़ों को कम क्रय करोगे, यानी खरीदोगे कम। तो मुद्रास्फीति के हमने आपको बताया क्या होती है, महंगाई, जो कि क्या है? सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। अब इसके बाद क्या आता है? प्राइस एंड मनी, जो हमारी कीमत और मुद्रा, इसमें कैसा रिलेशन होता है? इसमें रिलेशन होता है इन्वर्स, यानी नेगेटिव का। कैसा होता है? नेगेटिव, इन्वर्स रिलेशन होता है। जब मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, लोगों के पास खरीदने के पर्याप्त धन नहीं होगा, यानी पर्याप्त मनी नहीं होगी। प्राइस एंड मनी में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन होता है। और हाँ, एक बात और, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करेंसी इन द वर्ल्ड, यानी जो सबसे महंगी मुद्रा है, कौन से वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में कौन से देश की में सबसे महंगी करेंसी है, यानी सबसे मूल्यवान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो है कुवैत। जैसे बहुत से बंदे सोच रहे होंगे लड़के या स्टूडेंट्स कि क्या मतलब अमेरिका की होगी, यूएसए की डॉलर, बट ऐसा नहीं है, कुवैत की है। कुवैत का जो दिनार होती है ना, 1 दिनार इजकल टू अप्रॉक्स 240 रुपये होते हैं हमारे इंडिया के। क्या होते हैं? 240 रुपये, जो हमारे अप्रॉक्स जो कुवैत की दिनार होती है हमारे इंडिया के 240 रुपये के लगभग बराबर होती है। इतनी देख लो कितनी हाई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है, यानी महंगाई है, ये गुड और बैड, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है देखने वाले के नज़रिए पे। अगर आप एज अ समझो कंज्यूमर हो, यानी उपभोक्ता हो, आपके लिए अगर महंगाई बढ़ गई तो आप क्या करोगे? आपके लिए तो बैड है, क्योंकि आप चीज़ क्या करोगे? कम से कम चीज़ों को खरीदोगे। बट अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, यानी आप दुकानदार हो, या आप एक जो कि उत्पादकता हो, आप चीज़ों को उत्पादन करते हो, तो आपके लिए क्या? प्रॉफिट अधिक हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? आप अधिक लाभ कमाओगे, तो आपके लिए तो गुड है। तो सेम इसी तरीके है, प्रोड्यूसर के लिए क्या है? गुड, एंड उपभोक्ता के लिए क्या है? बैड, जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। और ठीक इसी तरीके हमारे साथ क्या है ये, अब हमारे पास नेक्स्ट इसी में ही है बोरो, यानी लेने वाला, जो उधार लेता है। और जो हमारे पास लैंडर होता है, देने वाला, जो उधार देता है। उधार लेने वाले के लिए तो गुड है, क्योंकि जब उसने ली थी क्या था? महंगाई थी। अब दे रहा तो क्या कम देनी पड़ेगी, ठीक है। बट लैंडर के लिए क्या? जब उसने दी थी तो कम थी, अब क्या वैल्यू बढ़ गई है। अब ठीक है, हमारे पास जो आता है मेथड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी हमारे पास जो मुद्रास्फीति के मापने के 2 विधियाँ हैं हमारे पास। कौन कौन सी हैं? एक तो WVPI और एक CPI। WVPI का मतलब क्या है? WVPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका मतलब हमारे पास ये होता है, जो VPI है ये किस में यूज़ होता है? ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं होलसेल, यानी कि जो थोक विक्रेता होते हैं उस मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए हम जानते हैं फिर क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो VPI है कैलकुलेशन बाय किसके द्वारा, माने कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे कैलकुलेट किया जाता है?
किसके अंडर, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अंतर्गत। कैलकुलेशन बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब जो हमारे इसका क्या होता है, बेस ईयर कौन सा होता है, जो आधार वर्ष होता है जिससे हम यानी तुलना करते हैं, तुलना किससे करेंगे, 2011-12 से, जो हमारा बेस ईयर है आधार वर्ष 2011-12। और इसके अंदर कितने गुड्स कवर होते हैं, इसके अंदर गुड्स कवर होते हैं आई थिंक 697 गुड्स कवर होते हैं। इसके अंदर कौन सी चीज़, कितनी चीज़ें आती हैं, 697 चीज़ें आती हैं। नो, अब मैं आपके ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ ले देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइट पड़ रही है कुछ ज़्यादा। इसमें क्या होता है, नो सर्विस इंक्लूडेड, जैसे कि डॉक्टर हो गया आपका, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब क्या, ये सब इसमें मीडिएटर नहीं होता। बट जो होलसेल वाला होता है, इसमें मैंने आपसे बताया जो होलसेल से रिलेटेड होगी, इसमें होलसेल के बाद क्या आता है, मीडिएटर आता है, उसके बाद कौन आता है, फुटकर विक्रेता आते हैं, जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर डॉक्टर है तो सीधा मरीज का इलाज करेगा, कोई उसमें मीडिएटर तो है नहीं कि आपको बीच में कमीशन भी खाएगा या फिर आपको लेके जाएगा, सीधा आप डॉक्टर पास जाओगे, डॉक्टर आपका इलाज कर देगा। तो इसमें नो सर्विस इंक्लूडेड, यानी कोई भी सर्विस इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। एंड जो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे वीकली एंड मंथली, कुछ चीज़ों का वीकली करेंगे एंड कुछ चीज़ों का मंथली करेंगे। नोट करिए फटाफट। हाँ जी भाई, हो गया नोट। चलिए फिर WPI तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे CPI। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इसकी जो गणना करता है, यानी कैलकुलेशन कौन करता है इसकी, कैलकुलेशन बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। और इसका बेस ईयर कौन सा होता है, जो हम इसका बेस ईयर है ना आधार वर्ष मानते हैं 2012 को। और इसकी जो कैलकुलेशन ऑन किस बेस पे किया जाता है, मंथली बेस पे या वीकली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे या हाफ ईयरली बेस पे। इसका कैलकुलेशन बेस ईयर जो होता है हमारा क्या होता है, बेस ईयर तो हमारा 2012 होता है 2012। बट जो कैलकुलेशन ऑन मंथली बेसिस, यानी क्या होता है, मंथली बेस पे किया जाता है। एंड इसके जो इसमें कौन कौन सी सर्विस इंक्लूडेड की जाती है, गुड्स तो आती हैं, ऑल गुड्स हो गए आपके, सर्विस इंक्लूडेड्स, यानी कि ऑल सर्विस, जैसे कि आपका डॉक्टर, पुलिस, आर्मी वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाती है। और जो ये पॉपुलर भी है, जो CPI हमारा क्या है, ये एक पॉपुलर है। ये इसका उपयोग पता है RBI भी करती है, जनरली हम यूज़ करते हैं, वेतन एंड भत्ते देने के लिए भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें। बट जो हमारा पॉपुलर क्या है, CPI को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूज़ भी करते हैं। और WPI का बहुत कम यूज़ किया होता है, बट उसका भी यूज़ होता है, इसलिए हमें दोनों के बारे में जानकारी लेनी ज़रूरी थी, जो कि मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। अब आप अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। जो हमारी महंगाई के कारण क्या है, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति हो गई, यानी महंगाई के कारण क्या है हमारे, ऐसा क्यों है जो कि मतलब महंगाई क्यों बढ़ती है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ऐसे तो नहीं है कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है और फिर महंगाई अचानक से बढ़ जाए। अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके पीछे भी कुछ ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो आइए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। हाई मनी इन सप्लाई, यानी मुद्रा की अधिक पूर्ति। जब मुद्रा की अधिक पूर्ति होगी तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत बढ़ने लगेगी। हाई प्रोडक्शन, नहीं हाई प्रोडक्शन नहीं है, हाई प्रोडक्शन की जब अगर हाई प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, महंगाई नहीं, फिर कीमत सस्ते हो जाएंगी चीज़ों की। बट क्या यहाँ पे हाई पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या, अगर अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक डिमांड होगी, और डिमांड अधिक होगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी अधिक मांग हो गई है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु को चीज़ें जो हमारी चीज़ होंगी उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, खुद पे खुद अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और हाई कॉस्ट, मान लो किसी उत्पादन यानी किसी वस्तु को उत्पादन करने में लागत अधिक हो गई है, उसकी लागत अधिक आ रही है, तो उससे क्या होगा, सडनली ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। 3 कारण हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए, हाई मनी ऑफ सप्लाई यानी मुद्रा की अधिक पूर्ति, हाई पॉपुलेशन यानी अधिक जनसंख्या, और हाई कॉस्ट यानी अधिक लागत। अब हमारे पास क्या आना है, नेक्स्ट आना है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जो हमारे पास क्या उत्पादक यानी फसल का जो उत्पादन होगा, कृषि उत्पादन अगर वो कम होता है तो क्या होगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि मांग, अगर मार्केट में मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है महंगाई बढ़नी ही है। हाई डिमांड ऑफ गुड्स,
अगर मान लो डिमांड हाई है ऑफ गुड्स, यानी किसी वस्तु की डिमांड, यानी कि बाजार में यानी मार्केट में मांग ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सडनली कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। जिस कीमत बढ़ जाएगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर किसी वस्तु की प्राइस यानी किसी गुड्स की प्राइस बढ़ता है तो मार्केट में उसे क्या होगा, महंगाई आनी ही है। लो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर लो यानी कि वस्तु की कमी, पूर्ति में कमी, अगर वस्तु की पूर्ति की कमी होती है तो इससे भी क्या होगा, इसमें भी महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही था। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।